हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब बढ़िया हैं और अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है HMWB बैंकिंग एग्जाम में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं संजय कुमार मौर्य आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सिलेक्शन का होम्योपैथ, जिसमें मैं आपको अर्थमेटिक के और नंबर सीरीज एंड डाटा इंटरप्रिटेशन के मिक्स्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूँ, वो भी अल्टरनेट डे पे। ठीक है, तो जो हमारे साथ पहले से जुड़े हैं वो तो जानते ही हैं। बाकी नए लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी स्पीड इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ डेली की बाई डेली जुड़ते रहिए और अपनी स्पीड इंप्रूव करते रहिए। और जो मैं ये पढ़ाता हूँ, अगर इसकी आप PDF चाहते हो तो हमारे HMWB बैंकिंग एग्जाम टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए। उस पर आपको डेली बाई डेली PDF मिलती रहेगी। ठीक है, और आप अपना रिविजन भी करते रहिएगा साथ साथ। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे और आप अपनी स्पीड इंप्रूव करते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ये। आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। ठीक है, तो मैं हमेशा आपसे यही कहता हूँ कि आप क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़िए, और वो भी ध्यान से। कहने का अर्थ है कि जब आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन पढ़ने की तो एग्जाम में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप एग्जाम में एक बार पढ़ने के बाद आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि दिया क्या है, पूछ क्या रहा है और करना कैसे। दिया क्या है, पूछ क्या रहा है, जब ये पढ़ते हो आप बार बार तो वो क्लियर हो जाता है। और करना कैसे है, जब आप डेली बाई डेली प्रैक्टिस करते हो तो वो क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आप इसे पढ़िए, फिर सॉल्व करने की भी कोशिश कीजिए। मैं यही कहूँगा कि आप खुद से सॉल्व कीजिए, जो भी तरीका आपको आता हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप गलत भी करते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए कि आपने क्वेश्चन कुछ अलग दिया है और आपने पूरा प्रोसेस ही अलग कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, लेकिन अपना माइंड खर्च करो। जब मैं बताऊंगा आपको तो आपको लगेगा अच्छा ये नहीं ये करना था, तो उससे चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं। लेकिन आप अगर यही कहो कि देखते रहोगे, देख देख के सीखोगे, तो ठीक है सीखोगे, लेकिन वो क्लियरिटी नहीं आएगी जो आप चाहते हो कि आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन। भाई उसके लिए फिर टाइम आपको बहुत लग जाएगा। ठीक है, तो गलतियां करो फिर सीखो। मेरा यही मानना है कि गलतियां करो उसके बाद सीखो। ठीक है, तो चलिए आप इसे पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। तो चलिए आपने पढ़ लिया और सॉल्व करने की कोशिश भी की होगी, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक टीम में जो है 15 क्रिकेट खिलाड़ियों की औसत आयु जो है 40 वर्ष है। यदि टीम में सबसे उम्र दराज और सबसे कम उम्र वाले खिलाड़ी को हटा दिया जाए, कह रहा है कि सबसे कम उम्र और सबसे ज़्यादा उम्र वाले खिलाड़ी को हटा दिया जाए, मतलब 2 खिलाड़ियों को हटा दिया जाए, तो शेष खिलाड़ियों की औसत आयु जो है 39 वर्ष रह जाती है। यदि सबसे उम्र दराज और सबसे कम उम्र वाले खिलाड़ी की आयु में अंतर जो है 37 वर्ष है, तो सबसे कम उम्र वाले खिलाड़ी की आयु ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन तो आप अगर चाहोगे तो शॉर्ट मेथड से भी उतना ही टाइम लगेगा, और बेसिक से भी करोगे तब भी उतना ही टाइम लगेगा। ठीक है, तो करना आपको कुछ नहीं है इसमें। आपको पता है कि अगर यहाँ पे 15 खिलाड़ियों का एवरेज दे रखा है तो हम 15 खिलाड़ियों का टोटल निकाल ही सकते हैं, आयु कितनी होगी, टोटल आयु निकाल सकते हैं। और फिर 2 खिलाड़ी चले गए, सबसे कम सबसे ज़्यादा वाले, तो 13 खिलाड़ी बचे, और 13 खिलाड़ियों का एवरेज भी दे रखा है, तो हम 13 खिलाड़ियों का भी टोटल आयु निकाल सकते हैं, एज निकाल सकते हैं। अब 15 खिलाड़ी में अगर 13 खिलाड़ी की टोटल एज हम घटा दें तो 2 खिलाड़ियों को टोटल एज मिल जाएगी। ठीक, और यहाँ पे 2 खिलाड़ियों के अंतर दे रखा है, 2 खिलाड़ियों का योग मिल जाएगा, 2 खिलाड़ियों का अंतर मिल गया हमें, तो हम फिर निकाल सकते हैं कि नहीं, 2 क्वेश्चन मिल गया हमें। बात समझ रहे हैं ना, तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि सबसे उम्र दराज और सबसे कम उम्र वाले, तो हम सबसे उम्र वाले को ओ मान लिया, सबसे कम वाले को एस मान लिया। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अंतर दिया, सॉरी हमने चिन्ह लगा लिया। ठीक है, अंतर मतलब क्या होता है, घटाना, तो घटा दिया हमने। सबसे ज़्यादा सबसे कम, स्मॉल एंड ओल्डर। ठीक है,
तो यहाँ पे कितना दिया है, 37 दिया है अंतर। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 1 हो गया। ठीक है, यहाँ 15 खिलाड़ियों का औसत आयु 40 वर्ष है, तो 15 खिलाड़ियों की टोटल आयु कितनी होगी, निकाल लेते हैं। ये जो मैं कहानी लिख रहा हूँ आपको लिखना नहीं है, आप डायरेक्टली कर सकते हो माइंड में ही। 15 का गुणा 40 में करो, माइनस 13 का गुणा 39 में करके घटा दो, जो आएगा वो क्या आएगा, 2 खिलाड़ियों का टोटल वेट। तो 15 खिलाड़ियों का कुल आयु कितनी हो जाएगी, भाई 15 गुणित 40, यही तो होगी। फिर उसके बाद 2 खिलाड़ी चले गए, सबसे कम सबसे ज़्यादा, तो बचे कितने, 13 खिलाड़ियों। और 13 खिलाड़ियों की कुल आयु कितनी होगी, भाई 13 खिलाड़ी हो गए, उनकी एवरेज दे रखी है कितनी, 39 से गुणा कर दिया। क्योंकि आपको पता है ना कि एवरेज बराबर क्या होता है, एवरेज अगर वेट निकालना चाहें, तो यहाँ पे बात हो रही है उम्र की, तो उम्र की बात करें, एज की, तो टोटल एज बटा नंबर ऑफ पर्सन से भाग दे देते हैं, यही तो होती है। क्या कहते हैं, नंबर ऑफ पर्सन से भाग दे देते हैं। तो अगर हमें टोटल एज चाहिए तो एवरेज एज में नंबर ऑफ पर्सन से गुणा करेंगे, यही तो हमने किया है। अब हमें क्या मिल जाएगा, 2 खिलाड़ियों की, 2 खिलाड़ी कौन कौन से, ओल्डर एंड स्मॉलर, की एज कितनी हो जाएगी, अब घटा देते हैं इसमें। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 15 चौका 60, 600। और ये कितना हो जाएगा, 13 चौका 52, 520 में से 13 घटा दें तो कितना आएगा, 507। और बचेगा यहाँ घटाएंगे तो कितना, 93। ओ प्लस एस बराबर कितना, 93। ये माइंड में कर सकते थे आप, ये लिखने की जरूरत नहीं थी। तो इक्वेशन नंबर हमारा 2 हो गया। अब सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने में कितना टाइम, ये आप डायरेक्टली ओ माइनस एस और ओ प्लस एस माइंड में ही मिल जाता आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आप घटाएंगे, ओ माइनस एस बराबर कितना, 37, ओ प्लस एस बराबर कितना, 93। ये सारी कहानी आप माइंड में कर सकते थे, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो ये क्या होगा, क्या करते हैं, जोड़ देते हैं इनको। तो यस प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2o बराबर कितना आ जाएगा हमारा, जोड़ दीजिए, 9 3 12 13, 130। तो ओ बराबर, ये ओ है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 65। ओ का मान 65 आ गया, तो आप चाहे जिसमें रख लो, चाहे इक्वेशन नंबर ओ 1 में रख लो, चाहे 2 में रख लो। तो यस कितना आ जाएगा, भाई 65 93 में 65 घटाया तो कितना आएगा हमारा, 25 3 28 साल। कितना आएगा, कौन सा सही है, ये ए वाला। क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं था, बहुत सिंपल था, आपने कर भी लिया होगा। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो ये चीज़ें जो कहानियाँ लिखनी पड़ी है, लिखनी नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली माइंड में करोगे और आंसर दे दोगे, वो भी विद इन सेकेंड। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, लेकिन आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए जितना हो सके। ठीक है, जब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हो ना तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। और जब अगली बार वो क्वेश्चन वैसा ही क्वेश्चन दिखता है तो आपको लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने किया है पहली बार। और आपकी जो माइंड होती है वो पॉजिटिव एनर्जी रिलीज करती है, जिससे नहीं आता हुआ क्वेश्चन भी आप कर जाते हो। ठीक है, क्योंकि आपने रियलाइज़ किया होगा कि कभी कभी क्या होता है कि आपको लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ठीक है, तो आप कर जाते हो। कभी कभी सिंपल क्वेश्चन भी लगता है यार ये क्या दे दिया, नहीं होगा, तो आप फिर गड़बड़ा जाते हो और नहीं कर पाते। बाद में अगर आपने आंसर की देखा, उसका सॉल्व सॉल्व दिखा, तो आपको लगता है अरे ये तो बहुत सिंपल था। लेकिन आपने क्या किया, पहले ही आपने सोच लिया कि ये नहीं होगा हमसे। तो वो चीज़ पढ़ने के बाद आपको पॉजिटिव एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, क्योंकि जब आप बार बार पढ़ते हो ना तो जब अगली बार वो आता है तो आपको लगता है अच्छा ये तो मैंने ऐसा क्वेश्चन किया है, तो वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जी रिलीज होती है आपके अंदर। इसीलिए मैं बार बार पढ़ने के लिए बोलता हूँ। दूसरी चीज़ कि जब आप पढ़ते हो तो आपका जो है माइंड ये भी कहता है कि एक बार पढ़ने में वो चीज़ें क्लियर भी हो जाती हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दुकानदार ने एक चादर
₹968 में कुछ लाभ पे बेची, मतलब कहने आया है कि 968 रुपये में जब उसने बेची तो उसे प्रॉफिट हो रहा था। कॉस्ट प्राइस तो पता नहीं है, लेकिन कह रहा है यदि वही मतलब वही चादर इसने जब 548 में बेचा तो उसे प्रारंभिक लाभ के 25% के बराबर हानि होती है। जो पहले लाभ हो रहा था उसका 25% के बराबर जो है उसको हानि होती है। तो चादर का क्रय मूल्य कितना है? तो ये हमारा क्या है, पहले सेलिंग प्राइस पहले मान लेते हैं 1 थी, बाद में कितनी हो गई, सेलिंग प्राइस 2 हो गई। भाई कॉस्ट प्राइस एक ही है, उसने एक ही चादर के लिए बात की है तो कॉस्ट प्राइस तो एक ही रहेगी। एक चीज इसने कंडीशन दे दी कि जो पहले प्रॉफिट हो रही थी, पहले प्रॉफिट पी हो रही थी, इसके 25% के, इसका 25% हम निकाल लें कि बराबर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। लॉस बराबर क्या, प्रॉफिट का 25%। अब एक बात बताइए कि अगर मैं पूछूं कि आपको प्रॉफिट कब होगा, आपको प्रॉफिट कब होगा, तो आप कहोगे सर जब कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा पे बेचेंगे, जो हम खरीद के लाए उससे पे ज़्यादा पे बेचेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा। तो कहने का अर्थ प्रॉफिट कब होता है, जब हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है और कॉस्ट प्राइस कम होता है, यही तो होता है। तो यहाँ पे अगर मैं प्रॉफिट की जगह लिखना हुआ तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे 968 में बेचने पर प्रॉफिट हो रहा था तो हमने यहाँ क्या लिया, SP1 लिया है, तो इसको यहाँ रख देते हैं। 25%, 25% का मान कितना होता है, 1/4, ये आपको पता ही है, बराबर लॉस। और लॉस कब होता है, घाटा कब होगा, जब जितने में खरीद के ले आए हैं उससे कम में बेचेंगे। तो जब घाटा लेके देखना है तो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। बात एक, सेलिंग प्राइस क्या है यहाँ पे, SP2 है, लेकिन कॉस्ट प्राइस क्या है भाई, एक ही वस्तु की बात हुई ना, तो उसका कॉस्ट प्राइस तो चेंज हुआ नहीं। ठीक, तो अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। SP1 की जगह हम कितना रख देंगे, 968 माइनस कॉस्ट प्राइस, इधर कितना हो जाएगा, 4 का गुणा इधर कर दिया तो 4 CP माइनस 4, भैया 4 का अंदर गुणा होगा ना, SP2 की जगह कितना है 548। अब सॉल्व कर लीजिए इसे, सॉल्व करेंगे तो CP इधर लेके आते हैं, 5 हो जाएगा 5 CP, और इसको हम ले जाते हैं इधर तो 968, तो ये माइनस था ये प्लस हो जाएगा, और 4 का गुणा हम इस तरफ कर लेते हैं तो कितना होगा, 4×5 = 20, 20 4×4 = 16, 2160, 8×4 = 32, 2192 हो जाएगा हमारा ये। अब जोड़ लेते हैं, अगर मैं 8 इसको दे दूं तो ये 2200 हो जाएगा, 22×9 = 3160 हो जाएगा ये हमारा, कितना हो जाएगा 3160 बराबर 5 CP। तो CP का मान कितना आएगा, 3160/5। मैंने क्या कहा बताया आपको कि 5 का अगर भाग देना हो तो हम क्या करते हैं, ऊपर को डबल कर करके एक जीरो घटा हटा देते हैं। तो यहाँ पे डबल किया तो कितना आएगा 632, ये, और ये कितना हो जाएगा 10। कहने का अर्थ 2 का ऊपर नीचे दोनों जगह गुणा किया, तो 2 का ऊपर नीचे गुणा किया तो कितना आ गया, ये कैंसिल हो गया, तो हमारा कितना आ गया 632, सीधा सीधा। कौन सा आंसर सही है, नहीं दिया है तो नॉन ऑफ दिस। आई बात समझ में, तो आ गई होगी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत सिंपल भी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। तो चलिए आपने पढ़ लिया, मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि राहुल और विशाल ने क्रमशः 7 और 6 के अनुपात में धन निवेश कर एक व्यवसाय शुरू किया। उन्होंने, राहुल और विशाल ने 7 और 6 के रेशियो में अपना धन इन्वेस्ट किया और क्या किया, व्यवसाय स्टार्ट किया।
कह रहा है कि यदि विशाल व्यवसाय में कार्यकारी सदस्य है, मतलब कहने का अर्थ विशाल जो है वो कार्यकारी सदस्य का मतलब वो उसी में काम भी करता है, इन्वेस्ट किया और काम भी करता है, तो उसे जो प्रॉफिट होगा उसका 22% उसको मिलेगा। मान लीजिए कुछ भी प्रॉफिट होता है उसका 22% उसको मिलेगा। जो प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा वो तो मिलेगा ही, लेकिन 22% जो प्रॉफिट का होगा वो भी मिलेगा उसे। तथा सेल शेष लाभ उनके निवेश के अनुपात में बांट दिया जाता है, मैंने बताया। तो यदि राहुल का कुल लाभ जो है 1050 है, तो विशाल का कुल लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक। तो एक बात बताइए कि यहाँ पे राहुल राहुल को आर मान लिया हमने, और विशाल को कितना मान लिया हमने, वी मान लिया। इनका इन्वेस्टमेंट जो है वो 7:6 के अनुपात में है। ठीक है, यही दिया इसने। तो कह रहा है कि जो है उसे कुल लाभ का 22% मिलता है। किसको मिलता है, विशाल को। तो एक बात बताइए कि जैसे मान लीजिए कि 100% प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट जो हमारा हो रहा है वो 100% हो रहा है। मान लिया हमने जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है, 100% प्रॉफिट हो रहा है। तो 100% में क्या करेगा, 22% तो पहले अब निकाल दिया जाएगा। जो प्रॉफिट हुआ उसका 22% निकाल दिया गया, किसको दे दिया गया, विशाल को। अब बचा कितना, 78%। 78% जो है हमारा, अब क्या करना है, इनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बांट दिया जाएगा। ठीक है, इनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बांट दिया जाएगा। तो कह रहा है कि उस जब बांटा गया तो राहुल को कुल लाभ का 1050 मिला। तो हम इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना था, इतना। तो हमने राहुल को कितना मिला भाई, राहुल को मिल गया 1050 रुपये। तो 7 यूनिट का मान 1050 हुआ, तो 6 यूनिट का मान कितना होगा, 35 दूना 70, कितना होगा, 7 1 का 7, 7 5 35, 15 आया। 1 यूनिट का मान कितना आ गया हमारा, 150। तो 15 6 90, 900 इसको मिला। ये कितना मिला, ये प्रॉफिट का मिला। किसका मिला, प्रॉफिट का मिला। ये जो हमारा 900 है ये प्रॉफिट का है। ये 22% जो है ये तो अभी अलग से है। ये जो प्रॉफिट का हिस्सा था ये राहुल का इतना हिस्सा था, ये विशाल का इतना हिस्सा था। तो एक बात बताइए कि टोटल प्रॉफिट जो है हमारा कितना था। टोटल प्रॉफिट का हमने क्या किया, 78% थी तो बांटा था, 22% तो हमने क्या किया, विशाल को दे दिया। ये जो हमारा है ये टोटल प्रॉफिट का हिस्सा है। तो ये कितना हमने बांटा था, 78। तो ये बताइए कितना है ये टोटल। टोटल अगर देखा जाए तो जोड़ लीजिए कितना है, 1950 रुपया। ये क्या है हमारा टोटल प्रॉफिट का है, जो है 78% हमने बांटा वो कितना है, 1950। हमने बांटा कितना था, टोटल प्रॉफिट का 78%, जो कि है कितना, 1950। तो ये किया। अब सॉल्व करेंगे, अगर हम टोटल प्रॉफिट निकालना चाहें, टोटल प्रॉफिट निकालना चाहें तो कितना होगा हमारा, भाई 78 को उधर लेके जाते हैं, 1950 78, और परसेंटेज हटाया तो क्या किया, 100 ऊपर ले गए। तो सॉल्व कर लेते हैं। 13 का 13, 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78, 6 दूनी 12, 6 × 5 = 30। तो ये कितना आ गया हमारा टोटल प्रॉफिट, 2500। कितना आ गया, 2500। टोटल जो हमारा प्रॉफिट हुआ 2500। अब आप चाहो तो 22.5% निकाल करके भाई इसमें जोड़ दो विशाल में, या फिर ये भी देखो कि राहुल को कितना मिला है, सिर्फ और सिर्फ कितना मिला है, 1050 रुपये मिला है। तो विशाल को टोटल कितना मिला होगा, विशाल को टोटल कितना मिला होगा, टोटल मतलब क्या, 22% तो ये मिला ही मिला है, प्लस प्रॉफिट भी मिला है। तो टोटल कितना मिल गया, मैं 2500 में घटा दूं। क्या करो कि 2500 में 1050 घटा दो, बचा कितना, 1450 रुपये। ये भी साल को मिला। तो आई बात समझ में, तो आ गई होगी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा ये, और आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत हार्ड नहीं है।
चलिए आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। कह रहा है कि 3 मित्र हैं, जयंत, अनुज और समर। अकेले एक काम करते हुए किसी कार्य को जो है 15 दिन, 10 दिन और 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे तीनों साथ काम शुरू करते हैं, परंतु जयंत 20% अधिक दक्षता से और अनुज 20% कम दक्षता से कार्य करता, तो पूरा कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, यही बताना है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है कि वो जब अलग अलग कार्य कर रहे थे तो 15, 10 और 25 दिन ले रहे थे, ठीक है। लेकिन जब साथ में कार्य करना स्टार्ट किया तो उसने क्या किया, जयंत ने अपना 20% दक्षता जो है इफिशियंसी उसने 10-20% बढ़ा दी और अनुज ने 20% कम कर दी, ठीक है। तो पूछ रहे हैं कि जब तीनों साथ में कार्य करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, वो बताना है। चलिए सॉल्व करते हैं। किसकी बात हो रही है, जयंत को जे मान लिया हमने और अनुज को क्या माना, ए, और समर को एस। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 15, 10 और कितना, 25, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, जब सिंगल डे टाइम काम कर रहे थे तब की टाइमिंग है। टाइम कितना लग रहा था इनको, 15, 10 और 25। तो कह रहा है कि जब तीनों साथ में काम करेंगे तब कितना टाइम लगेगा, और इनकी इफिशियंसी भी कम ज़्यादा करनी है। तो हमें तो इफिशियंसी अभी पता नहीं है ना, तो हम क्या करते हैं, हमने मान लिया कि टोटल वर्क मान लेते हैं। तो टोटल वर्क मानने के लिए हम क्या करते हैं भाई, इनके जो टाइम का जो टाइम दिया है इनका, हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम। अब एलसीएम क्यों लेते हैं, मानने को मैंने बताया ना कि कुछ भी मान सकते हैं, वो आपकी मर्जी। एलसीएम इसलिए लेते हैं कि अगर हम डिवाइड करें, क्योंकि आपको पता है कि वर्क बराबर क्या होता है, इफिशियंसी इनटू टाइम। क्या होता है, इफिशियंसी इनटू टाइम। जब इनकी हम टाइम से, सॉरी, वर्क में टाइम से भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगी, इफिशियंसी मिलेगी। और वर्क में जब टाइम से भाग देंगे इफिशियंसी मिलेगी। तो जब अगर अलग होगा, मान लीजिए 100 होगा, तो 100 10 से आसानी से कट जाएगा, 25 से भी कट जाएगा अगर हमने माना 100, ठीक। लेकिन 15 से क्या आएगा कि दशमलव में आएगा, और कहीं ना कहीं फिर वो क्या होगा, हमारे लिए कंफ्यूजन क्रिएट करेगा सॉल्व करने में। इसलिए हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 150, 150 हो गया। अब हम निकाल लेते हैं एफिशिएंसी। तो अगर हम 15 से भाग दिया तो हमने, तो अब कितना आएगा, ये कितना आ जाएगा, 15 दहम्मा 150, इसकी इफिशियंसी आ गई 10। ये कितना आएगा, 15, ये 15 छक्का 150। तो ये क्या आ गई, जयंत की इफिशियंसी, अनुज की और समर की इफिशियंसी में मिल गई। तो अब बताइए कि अब आगे आ जाते हैं। अगर इफिशियंसी मिल गई तो अब कहानी भी तो आगे कह रहा है कि परंतु जयंत 20% क्या कर रहा है, अधिक दक्षता से काम कर रहा है, मतलब इसकी इफिशियंसी 20% बढ़ा दी गई। अभी तो कितनी थी, 10। और 10 का अगर हम 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। निकाल सकते हो ना भाई, 10 का अगर 20% निकालोगे तो 20% मतलब कितना, 1/5, 5 दूनी 10, तो 2 कितना आया, 2 आया 20%। तो 2 हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो अब कितनी हो गई इसकी इफिशियंसी, 12। इसकी कह रहा है कि इसकी अनुज की 20% कम कर दी जाए, इसकी हम 20% कम कर दें। तो 20%, 15 का 20% कितना होता है भाई, यहाँ जैसे 10 रखा है, यहाँ 15 का 1/5 रखेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो 3 हमें कम करना है, तो 3 घटाना है, तो 15 थी, अब कितनी हो गई, 12। और समर की कोई कहानी ही नहीं है, वो तो सेम रहेगा, ठीक। तो अब कितना हो गया टोटल इनकी, 12 दूना 24 है 30। इनकी टोटल इफिशियंसी कितनी आ गई, इतनी। तो एक बात बताइए कि अगर हमें अब टाइम चाहिए तो हम क्या करेंगे, टाइम बराबर क्या होगा, वर्क अपॉन इफिशियंसी। वर्क हमारी कितनी है, 150 हमने मान रखा है। 150 बटा कितना हो जाएगा, इफिशियंसी। आप सोच रहे होंगे कि तीनों की इफिशियंसी, अब भाई अलग अलग काम तो कर नहीं रहे, अब साथ में काम कर रहे हैं ना, तो तीनों की इफिशियंसी से भाग देंगे तो कितना आएगा, 5। जैसे समझ लीजिए कि अगर कोई एक बंदा काम करता 50, अगर मान लीजिए कि आपके पास 10 टॉफ़ियाँ हैं, तो कोई अगर एक बंदा खाता, मान लीजिए कि वो 2 टॉफ़ी खा रहा है पर मिनट, तो कितना टाइम लगता, 5 मिनट लगता। अब वही दो दो, एक बंदा 2 खा रहा है, एक बंदा 2 खा रहा है, फिर एक बंदा 1 खा रहा है 1 मिनट में। तो अगर अब पूछा जाए कितने मिनट में टॉफ़ी खत्म हो जाएगी, तो आप क्या कहोगे, भाई 2, 1 मिनट में वो 2 खा रहा है, 1 मिनट में वो 2 खा रहा है, 1 मिनट में वो 1 खा रहा है। मतलब 1 मिनट में टोटल देखा जाए तो 5 टॉफ़ियाँ खत्म हो रही हैं।
तो 2 मिनट में 10 टॉफी तो खत्म ही हो जाएंगी। तो वही कहानी यहाँ भी है, ठीक है। तो ये कितना टाइम लगेगा, 5 डे। सीधा सीधा आप सोच लीजिए कि अगर कोई बंदा एक काम कर रहा है ज़्यादा टाइम लगेगा, जब मिल के काम कर रहे हैं तो कम लगेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। तो चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ, मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन में कि एक निर्माण स्थल पर काम करने वाले पुरुष, महिला और बच्चों की कुल संख्या जो है वो 70 है। टोटल उसने दे रखा है कि टोटल जो है हमारे पास वो 70 हैं। कह रहा है वे एक दिन में कुल 28,500 रुपये कमाते हैं। यदि एक पुरुष, एक महिला और बच्चे की व्यक्तिगत मजदूरी 3, 5 और 4 है, और सभी पुरुष, सभी महिला और सभी बच्चों की कुल मजदूरी 5 और 10 और 4 के अनुपात में है, तो एक महिला की दैनिक मजदूरी क्या होगी, ठीक है। तो आप बताइए कि आप कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, ठीक। उसने क्या दे रखा है कि सबकी टोटल मजदूरी दे रखी है और एक एक की दे रखी है। एक कितना कमा, जैसे मान लीजिए कि कह रहा है कि 10 लोग हैं, सॉरी, कह रहा है कि टोटल जो हमारे पास कितनी टॉफियां हैं, 50 हैं। और एक बंदा जो है वो कितना खा रहा है, 10 टॉफियां खा रहा है। तो आप बता नहीं सकते कि कितने आदमी थे। भाई टोटल 50 टॉफियां खा रहे हैं, है, और एक बंदा 10 टॉफी खा रहा है। तो टोटल जाहिर सी बात है कि 50 टॉफी खत्म हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि 5 बंदे रहे होंगे। वही कहानी यहाँ भी है कि टोटल अगर उनकी इनकम पता है सबकी, जैसे एक पुरुष है, अब जितने भी पुरुष हैं सबके टोटल इनकम पता है, एक पुरुष की इनकम पता हो गई। टोटल पुरुषों की इनकम पता है जितने पुरुष हैं, और एक पुरुष की टोटल इनकम पता होगी, तो हम उसमें भाग दे देंगे टोटल इनकम में एक पुरुष की इनकम से, तो हमें क्या मिल जाएगा, पुरुषों की संख्या। वही प्रकार महिलाओं की संख्या, उसी प्रकार चिल्ड्रन की संख्या। तो यही है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि सभी महिला पुरुष की, तो लिख लेते हैं। अरे यार क्या हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मेल, फीमेल एंड चिल्ड्रन की बात हो रही है, ये लिख लिया हमने, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, टोटल वेजेस है, टोटल वेजेस। टोटल वेजेस कितने हैं, रेशियो दे रखा है 5, 10 और कितना है 4। और एक एक व्यक्ति की इनकम दे रखी है उसने, पर वे, पर पर्सन वेजेस कितनी हो जाएंगी, कितनी दे रखी, 3, 5 और 4 का रेशियो दे रखा है। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर टोटल वेजेस में पर व्यक्ति की वेजेस से भाग दे दें तो संख्या आ जाएगी, हमें नंबर ऑफ पर्सन्स मिल जाएंगे कितने कितने हैं, और वो भी क्या मिलेगा भाई, रेशियो में है तो रेशियो में मिलेगा। अगर आपको डाउट हो रहा है कि रेशियो में, रेशियो, तो आप मान सकते थे यहाँ 5x, 10x और 4x, और पर व्यक्ति की वेजेस मान सकते थे 3y, 5y, 4y। जब भी भाग देते तो क्या आता, एक्स वाई के रूप में आता सबका। अगर रेशियो निकालते तो हर जगह एक्स वाई कॉमन था तो कट जाता, बात वही थी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, भाग दे दिया। तो भाग दिया तो अब कितना आएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 आएगा। तो यहाँ पे रेशियो कितना आ गया, 5, 3, 2 और 1 का, यही तो आया। तो अब अगर हम इसे सिंपल सा लिखना चाहें तो हम क्या करेंगे, 3 का गुणा सब में कर देते हैं। तो जब यहाँ 3 का गुणा करेंगे तो ऊपर नीचे 3 है, 3 कैंसिल, 3 का गुणा किया तो 6 हो जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये हमारी क्या आ गई, संख्या, ठीक।
मेल फीमेल या चिल्ड्रन की संख्या का रेशियो आ गया। और टोटल इसने बताया है कि 70 है। आप चाहो तो आप बांट नहीं सकते, टोटल अगर 70 हैं और 5 6 और 3 की रेशियो में है तो आप बता सकते हो कितने मेल कितने फीमेल कितने चिल्ड्रन। भाई बांटना तो इतने दिन में सीख ही गए होंगे आप। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 5 6 और 3 कितना हो जाए 9 5 14 यूनिट। 14 यूनिट बराबर कितना, 14 यूनिट का मान कितना हो गया भाई 70। आप चाहो तो ऐसे ही कर लो ना, 5 पुरुष 5 एक्स पुरुष 6 एक्स महिला 3 एक्स, तो टोटल कितना 14 एक्स। 14 एक्स बराबर है 70, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 5। यहाँ 5 यूनिट का मान कितना 25। यहाँ कितना आएगा 30। यहाँ कितना 15। तो टोटल हो गए 70, मेल फीमेल जेंडर तीनों मिल गए। ठीक। तो कह रहा है एक महिला की दैनिक मजदूरी कितनी होगी ये बतानी है आपको। तो एक महिला की दैनिक मजदूरी, भाई अब संख्या में पता चल गई, ठीक है। और टोटल जो है 28,500 रुपये कमाते हैं। कितने, 28,500 रुपये। और यहाँ पे उसने दे भी रखा है कि टोटल जो है इतने 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 रेशियो में कमा रहे हैं, मतलब 5 और 10 4 के रेशियो में टोटल कमा रहे हैं, तो इनको बांट देते हैं। टोटल वेजेस का रेशियो भी तो दे रखा है उसने, मेल फीमेल एंड चिल्ड्रेन का कितने का रेशियो है 5 10 एंड 4 के रेशियो में है। कि मेल कितना कमा रहा है 5, फीमेल 10 और चिल्ड्रन 4। तो टोटल कितने कमा रहे हैं 5 10 15 4 19। टोटल कितने कमा रहे हैं 19 यूनिट। और कमा कितने रहे हैं, ये टोटल वेजेस है, ध्यान दीजिएगा। टोटल वेजेस का रेशियो दिया है और टोटल वेजेस दिया है एक दिन का। 19 यूनिट का मान कितना हो जाएगा ये 28,500। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 19 सिक्का 19 19 95 1500। तो हमसे पूछा ऐसे एक महिला का, तो महिला कितना कमा रही है भाई 15,000 रुपये। महिलाएं कितनी कमा रहे हैं। और ये बताइए कि जो 15,000 हमारा आया है ये कितना है, जितनी महिलाएं थी सबकी सब 15,000 कमा रहे हैं, मतलब ये नहीं है, टोटल महिलाओं को मिला के जो हमारा है वो 15,000 रुपये कमा रहे हैं। ठीक है। तो आप बताइए कि टोटल महिला जो है 15,000 कमा रही है और महिलाओं की संख्या कितनी है 30 है, तो पर फीमेल वेजेस कितनी आ जाएगी भाई। टोटल जितनी महिलाएं हैं वो कितनी कमा रही हैं 15,000 कमा रही हैं। और महिलाओं की संख्या कितनी है 30 है। तो एक महिला कितनी कमाएगी, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 500 रुपये पर डे कमा रही है। ये बात वही हो गई कि टोटल अगर 50 टॉफियां हैं और, ठीक है, टोटल 50 टॉफी है और बांटना कितने लोगों में 10 लोगों में, तो एक के पीछे कितनी टॉफी मिलेगी 5 टॉफी, तो वही तो है। यहाँ पे 15,000 कमा रही हैं, बार 30 लोग कमा रही हैं, एक लोग कितना कमा रही हैं 500 रुपये। यही बात समझ में तो आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो चलिए आप इसे करिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। तो चलिए आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। कह रहा है कि अविरल ने अपनी मासिक वेतन का 55.55% निश्चित जमा, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट में निवेश करने का निर्णय लिया, लेकिन बाद में उसने 10,500 रुपये निवेश किए, जो कि उसकी योजना की गई राशि से 12.5% कम है। ठीक है। तो अविरल का मासिक वेतन क्या है ये बताना है। तो एक बात बताइए कि उसकी इनकम कुछ रही होगी, कुछ कमा रहा होगा, तो जो भी कमा रहा था उसका वो 55.5% जमा करने की बात की। तो एक बात बताइए कि हमने मान लिया कि उसकी इनकम कितनी थी 100x मान लें, कोई दिक्कत। हमने मान लिया कि उसकी इनकम 100x थी, ठीक है, कितनी थी 100x।
अब उसका 55.55% को जमा करना चाहता था। तो अगर 100x का अगर 55.55% निकालेंगे तो 55.55% का मान कितना होता है? कितना होता है? ये देखा जाए तो कितने का है? 11.11% का कितना है? 5 टाइम है, जो कि होता है कितना? 5। ये इसका मान होता है 9, तो 5/9। तो ये अपनी इनकम का 5/9 जमा करना चाहता था। ठीक, इतनी बात समझ में आई? कह रहा लेकिन बाद में उसने 10,500 रुपये निवेश किए। ये इतना वो जमा करना चाहता था, लेकिन बाद में उसने क्या किया कि 10,500 जमा किए, जो कि उसकी योजना की गई राशि से 12.5% कम है। ठीक है, क्या है? कम है। लेकिन वो जमा कितना करना चाहता था? इतना जमा करना चाहता था। लेकिन जो क्या है कि 12.5% कम है, या तो आप इसका 12.5% निकाल के इसमें से घटाओ, क्योंकि पहले इतना जमा करना चाहता था, अब 12.5% कम है तो इसका 12.5% निकाल लो और फिर वापस इसमें से घटाओगे तो बात वही हुई। तो या फिर ऐसे कर लो कि वो अगर 12.5% अगर पूरा पूरा जमा करता तो ये कितना होता? 100% होता अपने आप में। लेकिन 12.5% कम जमा कर रहा है, तो जमा कितना कर रहा है वो? 87.5% जमा कर रहा है, जो कि है कितना? 10,500। भाई अगर 100% जमा करता तो कुछ और रहा होता, लेकिन ये कितना है? 87.5% ही जमा कर रहा है। ठीक, तो अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5/9, 87.5% का मान कितना होता है? 7/8। उससे सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा? 1020, 1020, 7×5 = 35, 35×3 = 105, 3, 8×9 = 72, 72×3 = 216। सॉरी, एक्स। तो उसकी इनकम अगर पूछे तो इनकम कितनी हमने मानी थी? 100x। और 100x बराबर कितना? 216। डबल जीरो कर दिया, तो कौन सा सही है? नॉन ऑफ दिस। आई बात समझ में? कहने का अर्थ ये था कि वो अपनी इनकम का इतना जमा करना चाहता था, लेकिन उसने क्या किया? 12.5% कम जमा किया। अगर वो जमा करता तो ये 100% अपने आप में क्या होती है? ये 100% होती है अपने आप में। अगर पूरा ये जमा करता तो अपने अपने 100% होती, लेकिन उसने 12.5% कम जमा किया। तो जमा कितना किया उन्हें? 87.5%। या भी आप एक तरीका है कि ये जब इतना जमा करना था, लेकिन उसने 12.5% कम जमा किया। जमा कितना किया? आप 100 इसका जो है 12.5% निकाल करके घटा देते हैं इसी में। बात समझ रहे हैं ना? तो आ जाता कितना? 10,500 के बराबर। बात तो वही हुई, बात समझ में आ गई हुई। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, तो आप इसे पढ़िए। ठीक है, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसके दो प्रोसेस में, बेसिक भी बताऊंगा आपको और शॉर्ट मेथड में आप इसे कैसे कर सकते थे वो भी तरीका मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो दोनों जानना जरूरी है आपको। चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है एक दुकानदार ने जो है थोक व्यापारियों से दो वस्तुएं, एक कुर्सी और एक मेज खरीदी। ठीक है, कुर्सी का क्रय मूल्य मेज के क्रय मूल्य से 80 रुपए अधिक है। दुकानदार ने कुर्सी को 8.33% की हानि पर तथा मेज को 37.5% के लाभ पे बेचा। कुर्सी को उसने हानि पे बेचा और मेज को उसने प्रॉफिट पे बेचा। कह रहा है कुर्सी और मेज के विक्रय मूल्य का अनुपात 8:11 है। ठीक, यदि दुकानदार ने कुर्सी का 20% की छूट पर बेचा तो कुर्सी का अंकित मूल्य कितना, ये बताना है। आई बात समझ में? तो चलिए
यहाँ पे आ जाते हैं, मैंने क्या कहा है कि जब भी प्रॉफिट लॉस का बात आए तो परसेंटेज वाले को पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ कुर्सी का बात कर रहा है 8.33% की हानि पे बेच रहा है। तो 8.33% का मान कितना होता है ये आपको पता है? जाहिर सी बात है कि पता है कितना होता है, 1/12। और लॉस पे बेच रहा है मतलब माइनस होगा। तो एक बात बताइए कि अगर लॉस या प्रॉफिट की बात करता है तो लॉस या प्रॉफिट बराबर होता क्या है? अगर लॉस की बात करें तो क्या होता है? अगर लॉस परसेंटेज निकालना चाहो तो क्या करते हो? लॉस बटा कॉस्ट प्राइस, यही तो करते हो, लॉस बटा कॉस्ट प्राइस। ठीक, यही तो फॉर्मूला लिखते हो, लॉस्ट बटा कॉस्ट प्राइस इंटू 100, यही तो लिखते हो कि और कुछ और लिखते हो? यही लिखते हो ना। तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा कॉस्ट प्राइस अगर हम इसे मान लें, ठीक, तो ये क्या हो गया ऊपर लॉस। तो एक बात बताइए कि अगर ये कॉस्ट प्राइस है 12 का और एक के लॉस पे बेच रहा है तो सेलिंग प्राइस हमारी क्या होगी? भाई जाहिर सी बात है कि अगर मैं कॉस्ट प्राइस पता चल गया, लॉस पता चल गया, तो सेलिंग प्राइस भी पता चल जाएगी। सेलिंग प्राइस कितनी आएगी हमारी? सेलिंग प्राइस हमारी कितनी आ गई? 11। भाई 12 का सामान था, 11 एक के लॉस पे मतलब 11 में बेच रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, कुर्सी। बात किसकी हो रही है? कुर्सी की हो रही, चेयर की। ठीक, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या आएगा हमारा? 12 का सामान था, हमने 11 में बेचा। अब मेज की बात कर लेते हैं, ठीक है, टेबल की बात कर लेते हैं। तो 37.5%, 37.5% का मान कितना होता है आपको पता है? कितना होता है? 3/8। तो ये हमारा क्या होगा, कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट पे बेच रहा है तो प्लस, तो ये प्लस। तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी हमारी? भाई 8 का सामान था, 3 का प्रॉफिट लेके 11 पे बेच रहा है। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना आएगा हमारा? कितना आएगा? भाई 8 का सामान था, हम 11 में बेच रहे हैं। आई बात समझ में? तो ये कुर्सी का हो गया, ये मेज का हो गया हमारा। ठीक, तो हम क्या करते हैं कि बेसिक रूल के हिसाब से इसको मान लेते हैं। इसको हमने मान लिया कि ये इसकी कीमत जो थी, कॉस्ट प्राइस 12x थी, खरीदा, 11x में बेच दिया इसने। तो यहाँ पे मैंने इसको मान लिया कि 8y में खरीदा। भाई रेशियो अलग अलग है ना, तो यहाँ पे 8y मान लिया। तो यहाँ पे कितने में खरीदा, बेचा? 11y में। अब हमें पता चल गई कि कुर्सी और मेज के खरीदा कितने में, बेचा कितने में। ठीक, इतनी बात समझ में आई। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे उसने बोल रखा है कि कुर्सी का क्रय मूल्य मेज के क्रय मूल्य से 80 रुपए अधिक है। तो कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है, 12x है, जो कि मेज के क्रय मूल्य, मेज का क्रय मूल्य कितना है, 8y। इससे क्या है, 80 रुपए अधिक है। 80 रुपए अधिक कर दिया हमने, ये हमारा एक इक्वेशन मिल गया। ठीक, और यहाँ पे दे रखा है कुर्सी और मेज के विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है। तो हमारा कुर्सी और मेज का विक्रय मूल्य तो पता है ना, तो इसके बराबर दिखा देते हैं। कुर्सी और मेज का विक्रय मूल्य कितना है, यहाँ 11x है, यहाँ 11y है। रेशियो हमारा कितना दिया है, हमने जो रेशियो निकाला ये आया, ने दिया कितना है, 8 और 11 का। ठीक, तो 11 से 11 कैंसिल, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर कर दिया। तो 8x बराबर कितना आ गया, सॉरी, 11x बराबर कितना आ गया हमारा, 8y आया, ये 11 हो गया। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारा, ये मिल गया, मिला। तो यहाँ पे अब इक्वेशन नंबर 1 में रख सकते हैं नहीं हम, 8y की जगह 11x, 8y की जगह 11x रख सकते हैं, तो रख देते हैं। 11x प्लस 80, सॉल्व किया तो x बराबर कितना आ गया, ये आया हमारा, x बराबर 80 आ गया। तो कह रहा है दुकानदार ने कुर्सी को 20% के डिस्काउंट पे बेचा। तो हमें क्या चाहिए भाई, कुर्सी का ही तो चाहिए। तो x का मान तो हमें पता गया, y का मान निकालने की जरूरत नहीं है, चाहे तुम निकाल सकते हैं, यहाँ पे भी रख करके हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमें जरूरत नहीं है। उसने पूछा है सिर्फ कुर्सी का अंकित मूल्य। तो यहाँ से हम कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी भाई,
एक्स का मान रखा तो कितना आ जाएगा, 11,88,880 रुपये आएगा सेलिंग प्राइस। अब आप आ जाते हैं फिर क्वेश्चन पे, कह रहा है कि यदि दुकानदार ने कुर्सी को 20% की छूट पर बेचा है, ठीक है, तो कुर्सी का अंकित, ये जो 880 हमारा है वो 20% डिस्काउंट देने के बाद है। क्या है, 20% डिस्काउंट देने के बाद है। तो आप बताओ कि आप चाहो तो ऐसे कर लो कि मार्क प्राइस जो हमारा था वो 100% था। अगर वो कह रहा है कि 20% डिस्काउंट पे बेचा है तो बेचा कितने पे, मार्क प्राइस जो कीमत थी उसके 80% कीमत पे बेचा है। तो ये किसके बराबर होगी, सेलिंग प्राइस पे। भाई मार्क प्राइस के 80% पे बेचा तो ये तो सेलिंग प्राइस ही तो होगी। तो ये देख लीजिए, अब मार्क प्राइस अगर मैं निकालना हुआ, 80% का मान कितना होता है, 4/5 होता है। और हमें सेलिंग प्राइस पता है कितनी, 880। ये कितना आएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 220। 5 का गुणा इधर किया तो मार्क प्राइस हमारा कितना आएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 11, 1100 रुपये आ जाएगा हमारा। तो इसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं, या फिर ऐसे कर सकते थे, अगर 20% का छूट दे रहा है, ठीक है, तो छूट दे रहा है तो आप डिस्काउंट परसेंटेज अगर जानते हो तो डिस्काउंट परसेंटेज बराबर क्या होता है, डिस्काउंट बटा क्या होता है, मार्क प्राइस। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो 80% को अगर 20% को निकालना चाहोगे तो ये कितना होगा, 1/5। मतलब कहने का अर्थ है ये हमारा मार्क प्राइस आ जाएगा, ये डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट दिया तो कितने का, 5 के सामान पे 1 का डिस्काउंट दिया तो सेलिंग प्राइस की रेशियो कितनी आएगी, 4। मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का रेशियो 4-5 आएगा, तो 4 का मान कितना होगा, 88। तो 5 का मान नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हो आप, ठीक है। तो बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पे, दूसरा देखते हैं हम शॉर्ट मेथड की, शॉर्ट में आप इसे कैसे कर सकते थे, ठीक है। तो शॉर्ट मेथड में हमने क्या बताया आपको कि यहाँ पे किसका दिया है, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का हमें क्या मिला था, रेशियो मिल गया था दोनों का, किसका, चेयर का एंड, यहाँ से भाई हमें क्या मिल जाएगा, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस दोनों का मिल जाएगा। तो चेयर का एंड टेबल का, तो चेयर का कितना आया था भाई, 8.33% की हानि पे बेच रहा है, मतलब कहने का अर्थ क्या है, 12 का सामान 11 पे बेच रहा था, इतना आया था, ये तो निकाल के दिखाया भी था। यहाँ कितना था, 8 का सामान टेबल कितने पे बेच रहा था, 11 पे बेच रहा था। इतनी बात समझ में आई, तो इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, इतने में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, इतनी तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे उसने एक चीज दे रखी है कि कुर्सी का और मेज के विक्रय मूल्य का रेशियो 8:11 के रेशियो में है, कितने के, 8 और 11 के रेशियो में है। कलर चेंज कर लेता हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इनकी सेलिंग प्राइस का रेशियो 8 और 11 के रेशियो में बना दें तो कोई प्रॉब्लम होगी, भाई कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखा जाए अगर हम 8:11 के रेशियो में बनाना चाहें तो हम क्या करेंगे, देखा जाए तो ये 11-11 पहले से है, अगर मैं इसमें 8 का गुणा कर दूं, ठीक, और इसमें 11 का गुणा कर दूं तो 8:11 बन जाएगा नहीं, कितने में, 8:11 के रेशियो में बन जाएगा। अगर नहीं बराबर होता तो हम क्या करते हैं, अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे 9 होता, यहाँ पे 11 होता, तो हम क्या करते हैं, भाई 11 का गुणा इधर कर देते हैं, 9 का गुणा इधर कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, 11 9 99, ये भी हो जाता है, 99 ये भी बराबर कर देते हैं। फिर उसके बाद जितने रेशियो में क्या था उतने रेशियो में हम गुणा कर लेते हैं। तो ये हमने क्या किया, पहले से ही बराबर है तो 8 11 का गुणा करके उस रेशियो में ही बना लिया। ना विश्वास हो तो आप निकालोगे तो 8:11 का रेशियो मिलेगा, इसका रेशियो निकालोगे तो 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, 8:11 का रेशियो बचेगा कि नहीं। तो एक चीज़ है कि अब भाई हमको इसको भी सेटिस्फाइड करना है, अगर हमने यहाँ पे 8 और 11 का गुणा किया तो हमें क्या करना है, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का रेशियो भी तो सेम रखना है। तो अगर हमने यहाँ 8 का गुणा किया तो हमें यहाँ भी 8 का ही गुणा करना पड़ेगा, अभी जाके हमें कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का रेशियो भी सेम वही रहेगा, वो नहीं चेंज होना चाहिए।
तो अगर यहाँ गुणा किया 11 का तो यहाँ भी करना पड़ेगा हमें। ठीक है, आई बात समझ में? अब इतनी तो आ ही गई होगी। ठीक, तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना होगा, 12 × 8 = 96। यहाँ कितना होगा, 11 × 8 = 88। यहाँ कितना होगा, 121। यहाँ कितना होगा, 88। इतनी बात समझ में आ गई? आ गई। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, हमारा एक दूसरे से रिलेट हो गया कि नहीं? 8 11 का रेशियो में किया था हमने, इस रेशियो में रिलेट कर दिया, इनको बराबर कर दिया। अब क्या कह रहा है, अब यहाँ पे कह रहा है कि अब आ जाते हैं इस पे। कह रहा है ना कि कुर्सी का क्रय मूल्य मेज के क्रय मूल्य से 80 रुपए अधिक है। कुर्सी का क्रय मूल्य, तो यहाँ पे देखा जाए तो टेबल का क्रय मूल्य कितना है, 88, और चेयर का कितना है, 96। यहाँ पे देखा जाए तो कितने यूनिट अधिक है भाई, रेशियो में है तो हम यूनिट मान लेते हैं। कितने यूनिट है, 8 यूनिट अधिक है। हमारा कितना आ रहा है, 8 यूनिट अधिक आ रहा है। लेकिन वो कह रहा है कितना अधिक है भाई, 80 रुपए अधिक है। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा हमारा, 10 आएगा। ठीक, अब बात हो रही है चेयर की। तो चेयर कितना, 88 यूनिट है। तो एक की प्राइस कितनी आ जाएगी, सेलिंग प्राइस, 10 का गुणा किया भाई, 88 यूनिट है तो कितनी आ गई है सेलिंग प्राइस, 880। अब आ जाते हैं वापस इस पे। तो मार्क प्राइस का कितना, 20% का डिस्काउंट दिया, तो मार्क प्राइस की जो कीमत थी उसकी 80% पे बेच दिया, जो कि होगी सेलिंग प्राइस के बराबर। तो कितनी होगी, मार्क प्राइस 80% मतलब कितना, 4/5। यहाँ कितना, 880। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 220। मार्क प्राइस हमारा कितना आ गया, 1100। कौन सा सही है ये, 1100। आई बात समझ में? तो आ गई होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा ये कितनी बार हो गया भाई, 3 बार हो गया था क्या, 3 सॉरी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, तो चलिए आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, कह रहा है 4 वर्ष पहले आलोक और अमन की आयु का अनुपात 3 और 4 था। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 14 और 17 हो जाएगा। ठीक है, तो यदि अमन की बहन अमन से 6 वर्ष बड़ी है, तो अब से 6 वर्ष बाद आलोक की आयु और अमन की बहन की आयु का अनुपात क्या हो। क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है। किसकी दिया है, आलोक की। आलोक हो गया, और कौन हो गया, ए है तो पूरा पूरा लिख लेते हैं। ठीक, आलोक एंड अमन की बात हो रही है। ठीक, तो इनका रेशियो कितना है, 3 और 4 का। कितने वर्ष पहले, वो 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है। ठीक है, तो 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है, फिर प्रेजेंट आया होगा, फिर कह रहा है 6 वर्ष बाद की। अब 6 वर्ष बाद कितनी हो गई, 14 और 17 हो गई। कितने, 6 वर्ष बाद की, इतनी हो गई। तो एक बात मैं आपसे पूछता हूं, तो क्या इनके बीच का एज डिफरेंस चेंज हो गया होगा, नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि एज डिफरेंस कैसे चेंज नहीं हुआ होगा। तो एक बात बताइए कि आलोक ये रहा हमारा, और कौन है, अमन ये रहा, ये मैन। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए आलोक कुछ भी रहा हो, कि अगर ये मान लीजिए कि 5 वर्ष रहा हो, ठीक है, 4 साल पहले ये इतना रहा हो, या फिर अभी मान लीजिए कि ये अभी 5 वर्ष का है। अगर
ये रहा होगा 6 वर्ष का। अभी ये 5 वर्ष का है, ये 6 वर्ष का है। अब मैं कहूँ कि 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष तो दोनों बढ़े हैं। अब ये कितने साल का हो गया 6 वर्ष बाद? 11 साल का हो गया। ये कितने साल का हो गया हमारा? ये 12 साल का होगा। तो इनके बीच का एज डिफरेंस का मतलब हुआ है कि पहले ये देखा जाए तो इनके बीच के एज का डिफरेंस कितना था? 1 साल का था। और अभी भी 6 साल बाद देखा गया तब भी कितने का डिफरेंस है? 1 साल का। आई बात समझ में कि इनके बीच का एज डिफरेंस अगर सेम टाइम बढ़ रहे हैं, 6 साल ये भी बढ़ा, 6 साल ये भी बढ़ा, 5 साल बढ़ा होता तो 5 साल, 4 साल, तो ये 1 ईयर का डिफरेंस हमेशा इनका रहता। ठीक। तो यहाँ पे भी तो वही हो रही है कि 4 साल पहले की बात हो रही है दोनों की, 6 साल बाद की बात हो रही है दोनों की। तो इनके बीच का एज डिफरेंस जो होगा ये क्या चेंज होगा? चेंज कर लेता हूँ कलर में, ठीक है। तो इनके बीच का जो एज डिफरेंस रहा होगा ये क्या चेंज हो गया होगा? नहीं ना। यहाँ पे देखा जाए तो 1 ईयर का, 1 यूनिट का, यूनिट में रेशियो में है तो ये 3 यूनिट, ये 4 यूनिट में मान लिया तो 1 यूनिट का डिफरेंस है। यहाँ पे देखा जाए तो कितने का है? 3 यूनिट का। भाई यहाँ तो चेंज हो गया, जबकि क्या होना चाहिए? चेंज नहीं होना चाहिए। अगर 1 यूनिट का यहाँ है तो 1 यूनिट का यहाँ भी होना चाहिए। ठीक। तो हम क्या करेंगे, अब इसको बराबर करना है। क्या करना है? हमें इसे बराबर करना है। अब बराबर करना है हमें तो हम क्या करेंगे? 3 का गुणा इधर कर देते हैं और 1 का गुणा इसमें कर देते हैं। ठीक। अगर 3 का गुणा इसमें किया तो 3 का गुणा यहाँ कर देते हैं, 9 हो जाएगा। और 3 का गुणा यहाँ किया तो ये कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और यहाँ 1 का गुणा किया तो कोई फर्क? कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये 17 का 17 ही रहेगा। ठीक। आई बात समझ में? तो ये कितना है कि 12 से 17 हो रहा है, देख लीजिए। कितना यूनिट बढ़ रहा है? 5 यूनिट बढ़ रहा है। यहाँ भी तो देखिए 9 से 14 हो रहा है, 5 यूनिट यहाँ भी बढ़ रहा है। लेकिन टाइम कितना हो रहा है भाई? -4 से +6 आया, मतलब पहले कितना आया होगा? 4 से 0 आया होगा, 0 से फिर 6 आया होगा। तो टोटल कितना हो गया? 10 साल हो गया। तो 5 यूनिट बढ़ा, हम मैं कह रहा हूँ कि 5 यूनिट बढ़ा, जो टाइम है वो 10 साल बढ़ गया। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया हमारा? 2 ईयर आया। कितना आ गया? 2 साल। आई बात समझ में? तो 1 यूनिट का मान 2 साल, तो 9 यूनिट का मान कितना? 18 साल हुआ। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 12 यूनिट का मान कितना? 24 साल। तो एक बात बताइए कि ये तो 4 साल पहले के एज आई है ना उनकी, प्रेजेंट एज कितनी होगी इनकी? प्रेजेंट एज निकालना चाहें तो क्या करना है? 4 साल और आगे जाना पड़ेगा। भाई पहले की बात हो रही थी तो कितना हो जाएगा? 18 4 22 साल ये होगा प्रेजेंट एज। और इसकी कितनी हो जाएगी? 28 साल। प्रेजेंट एज कितनी आ जाएगी इनकी? 28 साल। तो अब कह रहा है कि यदि अमन की बहन अमन से 6 वर्ष बड़ी है तो अमन कितना है? 28 साल का। तो अमन सिस्टर्स कितनी साल हो जाएगी? कितनी साल की हो जाएगी? 28 साल की। कितने साल की? 28 साल की। और यहाँ पे ये कितने साल का हो जाएगा? और बात कर रहा है कि अब से 6 वर्ष बाद आलोक की आयु, तो आलोक की आयु अभी कितनी है? 22 साल है। तो 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष में दोनों बढ़ेंगे। सॉरी, ये 28 या 34 होगा। 28 साल की तो ये 6 साल बड़ी है ना ये। 34 साल। ठीक है, तो 34, 6 साल इसको भी जोड़ दिया, 6 साल इसको भी जोड़ दिया। ठीक। तो ये कितना हो जाएगा? 40 साल। ये कितना हो जाएगा? 28 साल। तो अब इनका रेशियो निकाल लेते हैं तो कितना आएगा? 4 दामा 40 और 4 सत्ते 28। तो हमसे पूछा क्या है कि आलोक की आयु और अमन की बहन की आयु। तो आलोक की कितनी है? 7। अमन की बहन कितनी है? 10। तो कितने का रेशियो आएगा? 7 और 10 का रेशियो आएगा। आई बात समझ में? तो आ गई होगी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा ये
आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो चलिए, आपका टाइम समाप्त हुआ, अब मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। ठीक है, कह रहा है कि आकाशदीप ने 3600 को 15% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज दर पर x वर्षों के लिए निवेश किया। ठीक, और मनीष ने 4500 रुपये 10% प्रतिवर्ष की दर से x+3 वर्षों के लिए निवेश किया। तो दोनों को प्राप्त ब्याज अनुपात इतना इतना है। तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है कि ब्याज बराबर क्या होता है, PRT/100। तो रख दीजिए, पी का मान कितना, 3600। आकाशदीप का रख देते हैं, PR का मान 15 और टी का मान x/100। तो 100 दोनों में 100 आएगा भाई, बटे दोनों का कर रहे हैं तो 100 कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सीधा सीधा रखते हैं 4500, 10% प्लस कितना, x+3 ईयर, जो कि रेशियो है कितना, ये हमारा क्या है, SI का ही तो आया है मान। रेशियो कितना है, 3:4 का। कैंसिल, तो 9×5 = 45, 9×4 = 36, 5×3 = 15। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारा, 4×3 = 12। चाहो तो आप कैंसिल भी कर सकते हो, यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, तो इसका गुणा इधर, इसका गुणा उधर, तो 3×2 = 6, 4×4 = 24, एक्स यहाँ कितना आ जाएगा, 5×3 = 15, x+9। तो इधर कितना आ जाएगा, x बराबर सीधा सीधा कितना आएगा, 1 आएगा। सॉरी, 6×4 = 24, इसका 5, 3 से 3 कैंसिल यहाँ कर दिया, तो कितना आएगा, 4×2 = 8, 5। सॉल्व कर लेते हैं, सॉरी, ठीक है। तो इसका गुणा इधर कर देते हैं, तो कितना आएगा, 8x। इधर कितना आ जाएगा, 5 का गुणा किया तो कितना आएगा, 5x+15। तो ये आ जाएगा 3x बराबर कितना, 15। x बराबर कितना आ जाएगा, 5। तो हमसे पूछा क्या है, तो मनीष ने अपना धन कितने वर्षों के लिए निवेश किया, तो मनीष ने कितने भाई, x+3 वर्षों के लिए। तो x+3 का मान कितना आ जाएगा, 5×3 = 8। कितने वर्षों के लिए, 8 वर्षों के लिए। तो आई बात समझ में, आ गई होगी, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आपने कर लिया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, चलिए, आपका टाइम समाप्त हुआ, मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, कह रहा है एक नाव जो है 288 किलोमीटर की दूरी धारा के अनुकूल तय करती है और फिर प्रारंभिक स्थान पर लौट आती है। फिर पूरा सफर 36 घंटे में पूरा होता है। तो शांत जल में नाव की गति और धारा की गति विपरीत दिशा में उसकी गति का अनुपात दे रखा है, 3 और 2 का। तो शांत जल में 162 किमी की दूरी तय करने में नाव द्वारा कितना समय लगेगा, ये पूछ रहा है। तो चलिए, कह रहा है क्वेश्चन में कि वो 288 किलोमीटर जाती है डाउन स्ट्रीम में, और फिर वही 288 किलोमीटर वो वापिस आती है किसमें, अप स्ट्रीम में। तो
पूछ बताया है कि टोटल टाइम वो 36 घंटा लेती है, ठीक है। और उसने रेशियो दे रखा है किसका, बोट का और वी अप स्ट्रीम का, कितने का, 3 और 2 का, ठीक। पूछ रहा है कि 162 किमी दूरी में शांत जल मतलब बोट की स्पीड में जाने में कितना टाइम लगेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये कितना है, अगर आप चाहो तो मान लो कि 3x किलोमीटर प्रति घंटा, इसको 2x किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आप c का मान निकालना चाहोगे तो आपको ये फॉर्मूला पता है, ये कि v अप स्ट्रीम बराबर क्या होता है, b माइनस सी, यही होता है। b का, इसका भी मान पता है हमें 2x, b का भी मान पता है 3x, और इसका c का नहीं पता, c का तो चाहिए ही। तो c बराबर कितना आ जाएगा हमारा, x आएगा। यहाँ से हमें क्या मिल गया, x। तो अब आ जाते हैं इस पे कि 288 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा। तो स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी होगी भाई, डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, तो धारा के अनुकूल जाने में क्या होगा, बोट की चाल प्लस करंट की चाल। बोट की चाल हमारी इतनी है, करंट की चाल इतनी है, तो कितनी हो जाएगी 4x, प्लस वापस आने में 288 किलोमीटर वापस भी आ रहे हैं। जब वापिस आ रहा है तो बोट की चाल माइनस करंट की चाल, क्योंकि विरोध कर रहा है, तो कितना हो जाएगा 2x। भाई 3 में से एक गया तो कितना, 2। टोटल टाइम कितना, 36 घंटे लग रहा है। सॉल्व कर लीजिए, तो ये कितना होगा, 4 सटे 28, 4 दूनी 8, 14, 4, ये कितना हो जाएगा भाई, आधार बराबर हो गया ना, एक्स एक्स, तो सीधा सीधा ऊपर वाला जुड़ जाएगा, तो कितना होगा 6, 21 बराबर एक्स 36, ये कितनी बार जाएगा, 6 बार। तो एक्स का मान कितना आ गया हमारा, 6 आ गया। जब x का मान 6 आ गया तो जिसका चाहो उसका स्पीड निकाल लो अब, 6 त्रिक 18 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ किसका चाहिए, बोट की चाहिए, क्योंकि पूछा है ना 162 किलोमीटर, तो 162 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम बराबर क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी 18, तो 18 नहीं है 162। तो क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं था, बहुत सिंपल था, आपने कर लिया होगा 9 घंटा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा मैं बताना क्या चाह रहा था आपको। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो वीडियो लाइक करके जाएं, और अभी तक आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो उनको भी शेयर कर दीजिए, ठीक। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे और आप अपनी स्पीड इंप्रूव करते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नए क्वेश्चन और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।